हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक के चैप्टर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने कॉची इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी देख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज भी हम कॉची इंटीग्रल के सेकेंड फार्मूला जो nth डेरिवेटिव वाला था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन tan z/2 upon z minus x naught का whole square dz, where c is the boundary of the square whose sides lies along the line x equals to plus minus 2 and y is equals to plus minus 2, and it is described in positive sense where mod x naught is less than 2। ठीक है, डायग्राम में हमें x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है। हमको x एक्सिस प्लस 2 माइनस 2 और y एक्सिस भी प्लस 2 माइनस 2, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ड्रॉ बना लिया है। ठीक है, हमारा सेंटर 0,0 पे है। अब इसने बोला है कि हमें इंटीग्रेशन tan z/2 z माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर डी जेड को इवेल्युएट करना है। ठीक है, सी बाउंड्री में तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला था, एक्स एन ए इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। nth डेरिवेटिव और जो सिंपल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है उसमें बस इतना अंतर होता है, वहाँ पे एन फैक्टोरियल नहीं आता है, यहाँ पे एन पावर नहीं होती है, और यहाँ पे एन प्लस 1 नहीं होता है, सिर्फ जेड माइनस ए होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे nth डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा z माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर है वो कुछ n प्लस 1 के टर्म में बन रहा है। जैसे हम इसको 1 प्लस 1 कर सकते हैं 2 की पावर को, इसलिए यहाँ पे nth डेरिवेटिव लिखा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2π एफ एन ए एन फैक्टोरियल अपॉन में। ठीक है, हमने पहले रूट्स निकाले, z माइनस एक्स नॉट को 0 को इक्वल रख के x इक्वल्स टू एक्स नॉट आया। अब हमारी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, लेस देन 2 है, तो मतलब ये अंदर लाई करेगा इस कर्व के, तो z इज इक्वल्स टू एक्स नॉट लाइज इनसाइड द कर्व c। अब हमको पता है कि हम एनालिटिक मानते हैं किसको, अगर नीचे वाला टर्म हमारे कर्व के अंदर लाई कर रहा है तो जो ऊपर वाला टर्म है हमेशा एनालिटिक होगा। तो एफ जेड कितना हो जाएगा, tan z/2। हमने यहाँ पे वही किया है, लेट एफ जेड इक्वल्स टू tan z/2। अब हमने इंटीग्रेशन tan z/2 एक्स माइनस एक्स नॉट को n प्लस 1 के टर्म में बनाने की कोशिश करी, तो 1 प्लस 1 करा। ठीक है, अब इसको हमने एफ जेड माना है तो एफ जेड वैल्यू लिख दी। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πi n फैक्टोरियल एफ एन जेड, 2πi हो गया एफ एन, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, और एक्स नॉट जेड की वैल्यू एक्स नॉट है, और n अपॉन में जो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो वो 1 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे 2πi एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, अब एफ जो ऊपर 1 होता है एक्स नॉट, इसका मतलब हमें एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो एफ जेड की वैल्यू tan z/2 और एफ डैश जेड की सेक स्क्वायर z/2, और z/2 के अंदर 1/2 है, तो 1/2 सेक स्क्वायर z की वैल्यू एक्स नॉट है बाय 2 हो गया, यानी कि हमारी एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू ये आ गई, और हमने वहाँ ये जो वैल्यू थी यहाँ पुट करी, तो 2πi इंटू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स नॉट बाय 2, तो 2πi सेक स्क्वायर एक्स नॉट बाय 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में हमें एक्स वाई के अलॉन्ग दिया हुआ था, हमने उसको देख के ड्रॉ करा। हमने ये देखा कि हमारी जो नीचे वाली वैल्यू को इक्वल रख के जो हमारे रूट्स आ रहे हैं वो अंदर लाई कर रहे नहीं कर रहे। अगर अंदर लाई कर रहे हैं तो मतलब एनालिटिक प्रूफ करना पड़ेगा, अगर बाहर करते तो एनालिटिक प्रूफ नहीं करना पड़ता, वो एनालिटिक होता, वो 0 के इक्वल हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला था nth डेरिवेटिव का, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, nth डेरिवेटिव का भी और सिंपल जो कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है उसे भी। ठीक है, हमने उस चीज़ को पुट करा। अब हमको बस ये याद रखना है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी n की वैल्यू कितनी है। अगर यहाँ पे 2 होती तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 होता तो 3 बार डेरिवेटिव, पर यहाँ पे हमारा स्क्वायर था तो 1 प्लस 1 हुआ, तो हमको एक ही डेरिवेटिव निकालना था इसका। हमने वो डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूले में पुट करा, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। नेक्स्ट है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 का होल 4 dz वेयर c इज मॉड z इक्वल्स टू 3। अब मॉड z इक्वल्स टू 3 दिया, मतलब इसका सेंटर 0 और रेडियस 3। अब हमें रूट्स निकालने हैं, रूट्स क्या होंगे -1,
तो -1 सर्कल के अंदर लाई कर रहा है नहीं कर रहा पहले देखेंगे। हमने चेक किया तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब हमें इसको एनालिटिक दिखाना होगा। अब z+1 की पावर जो है 4 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, nth डेरिवेटिव वाला। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए एन प्लस वन डी जेड इक्वल्स टू 2πi अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए। एफ जेड क्या होगा इसमें, ई की पावर 2z, क्योंकि नीचे वाला हमें एनालिटिक दिखाना है। अब यहाँ पे जो हम 4 है उसको n+1 के टर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, 3+1 करके। तो इंटीग्रेशन जो e की पावर 2z है उसे हमने एफ जेड माना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड z+1 3+1 dz लिख सकते हैं ऐसे। अब जो हमारी इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2πi n फैक्टोरियल, n यहाँ पे हमारा कितना है, n इज इक्वल्स टू कितना है, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, और ये जो है हमारा 3 बार डेरिवेटिव होगा f''a। तो हमने पहले एफ जेड जो था e की पावर 2z लिखा, उसका पहला डेरिवेटिव करा तो e की पावर 2z, सेकेंड डेरिवेटिव करा तो 4 की पावर 2z, 4 e की पावर 2z, तीसरी बार डेरिवेटिव करा तो उसका 8 e की पावर 2z आ गया। ये हमारा फाइनल जो हमें डेरिवेटिव निकालना था वो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने f''z निकाला। हमारी z की वैल्यू कितनी है, जो हमारी a की वैल्यू कितनी है, z+a होता है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -1। तो हमारी ये क्या आ गया, अब अगर हम इसको पुट करेंगे तो 8 e की पावर -2 आ जाएगा, z की जगह -1 पुट करेंगे तो हमने वही करा, 2πi 8 e की पावर -2 अपॉन 3 इंटू 2, क्योंकि 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल को कैसे बोल सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, हमने वही करा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8/3πi e की पावर -2 इज द लास्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जो दिया था हमने वही किया। हमें इसने सर्कल की इक्वेशन दी थी, वहाँ से हमने रेडियस सेंटर निकाला, डायग्राम बनाया, हमने देखा कि हमारे रूट्स अंदर लाई कर रहे हैं नहीं, डायग्राम के अंदर लाई करे तो हमें निकालना होगा एनालिटिक, अगर बाहर करेंगे तो वो ऑलरेडी एनालिटिक होगा। ठीक है, हमने जो हमारी nth डेरिवेटिव की कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो हमने करा पुट, वहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ को रखा, डेरिवेटिव निकाला, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स करते हैं। तो थ्योरम है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, then the integral along any curve in D joining any given points of D is same, that is it does not depend on the curve joining the 2 points। तो हमें प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन c1 एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c2 एफ जेड डी जेड। थ्योरम क्या कह रही है, उसने बोला है कि अगर कोई एफ जेड फंक्शन है और वो एनालिटिक है, ठीक है, इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, हमने एक डायग्राम बनाया, हमने एक डोमेन बनाया, उसमें एफ जेड कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, तो जो द इंटीग्रल अलोंग एनी कर्व इन डी, जो कोई इंटीग्रल होगा इस कर्व डी में, ठीक है, जॉइनिंग एनी गिवन पॉइंट्स ऑफ डी इन सेम, जैसे हमने माना कि कोई पॉइंट है ए, वो ज्वाइन कर रहा है किसी पॉइंट बी को, ठीक है, ये कर्व C1 हो गया, ये कर्व C2 हो गया, और हमने इसका फंक्शन Z1 मान लिया और इसका फंक्शन Z2, और हमने दिखाया कि ये एनालिटिक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा क्या कर्व है, दो पॉइंटों को जो ज्वाइन करके बन रहा है वो डिपेंड नहीं करता है उन दोनों पॉइंटों में। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने एक डोमेन बनाया, उसमें दो पॉइंट बनाए जो एनालिटिक है, एफ उसका नाम Z1 Z2 और ए बी पुट कर दिया, इनके फंक्शन है Z1 Z2 और ए बी पॉइंट्स हैं। ठीक है, कर्व C1 है ए बी के लिए और बी ए के लिए C2 है। हाँ, एल हमने इस कर्व के लिए नाम रख दिया और C इस वाले बड़े वाले कर्व के लिए। ठीक है, अब लेट द टू पॉइंट्स A Z1 एंड B Z2 इन द एडजॉइंट बाय टू कर्व C1 एंड C2 देन बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम के लिए क्या होगा, हमारा एनालिटिक होगा जो AMBLA, यानी कि A, इसको हम कोई M मान लेते हैं नीचे वाले के लिए, AMBLA क्या होगा, एनालिटिक होगा तो 0 इक्वल हो जाता है, एनालिटिक में 0 के इक्वल हो जाता है। उसके बाद हमने इस इंटीग्रेशन को तोड़ दिया किसमें, AMB प्लस BLA में। ठीक है,
और ए एम बी के लिए एफ जेड डी जेड प्लस बी एल ए एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ए एम बी के लिए निकाला तो ए एल बी के लिए कर सकते हैं। अगर हम अभी बी एल ए के लिए कर रहे थे तो पॉजिटिव में था, अब ए एल बी के लिए करेंगे तो ये नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है, उल्टा जाते हैं तो साइन चेंज हुआ। ए एम बी में क्या कर्व है C1 और ए एल बी में C2। हमने उस कर्व का नाम लिखा C1 C2 एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये वाला टर्म इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड हो जाएगा। सिंपली हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी था। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में अगर एनालिटिक होता है तो 0 के इक्वल आता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसके लिए हमने क्या करा, इस टर्म को बी एल ए से ए एल बी कर दिया तो हमारा इंटीग्रेशन में साइन चेंज हो जाता है, माइनस आ गया, हम इसको 0 की साइड ले गए, दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूव हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक और नेक्स्ट थ्योरम है। लेट अ क्लोज कंटूर C कंटेन अनदर क्लोज कंटूर C1. Let fz be analytic at every point lied in the ring shaped domain bounded by C and C1. Then integration C fz dz equals to integration C1 fz dz, ठीक है। इसने बोला कि एक क्लोज कंटूर C, ठीक है, एक कोई भी डोमेन, हम उसको डोमेन कह सकते हैं, कंटूर मतलब एक बंद जगह, ठीक है। एक डोमेन C के अंदर एक और क्लोज कंटूर है जिसे हम C1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इस पोर्शन, इस जगह पे क्या होगा कि ये एनालिटिक होगा, इस जगह पे एनालिटिक हो। एनालिटिक में क्या होता है, कंडीशन 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। एनालिटिक है और वो रिंग पॉइंट लाइड इन द एट एवरी पॉइंट लाइड इन द रिंग शेप्ड डोमेन बाउंडेड बाय C एंड C1 देन, ठीक है। और वो C और C1 से बाउंडेड है तो हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड जो है वो इक्वल है इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड के, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरीके से A और E से दिखाया है। अब हमें पता है कॉची थ्योरम से क्या होगा, ए बी सी, वापस से ए अंदर जाएंगे, ई एफ C1 और फिर वापस से एफ C1 और वापस से ए, ठीक है। ये C1 है, जी मत समझना, ऐसे C1 है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, पहला वाला ए बी सी ए प्लस ए ई जो कनेक्ट कर रहा है प्लस ई एफ C1 ई, फिर प्लस वापस आएंगे ई ए, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर ए बी सी ए एफ जेड डी जेड वही रहेगा, ए ई एफ जेड डी जेड वही रहेगा। हमें क्या करना है, हमें C और C1 के टर्म में लाना है। ए ई और ई और ई ए को कुछ ऐसा करिए कि कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने क्या करा है, ये जो ई ए का पाथ था इसे ए ई कर दिया तो इंटीग्रेशन नेगेटिव में आ जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, बचा क्या, ए बी सी ए और ई एफ C1 ई, ठीक है। अब ई एफ C1 ई जो था उसे हम ई C1 एफ ई भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है अगर पाथ चेंज कर दें तो, इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी ए का जो बाउंडेड एरिया है वो C है और ई एफ C1 ई का कितना है C1, हमने वही करा, इस C और C1 कर दिया एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। दोनों जो माइनस वाला था इसको इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया तो दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूव हो गया। इजी थी बहुत थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। हमें पता है कि हमें कैंसिल आउट क्या करना था, कैंसिल करा, इस वैल्यू को हमने उल्टा कर दिया तो इंटीग्रेशन में माइनस आ जाता है साइन, वही चीज़ करी, इक्वल करा, आंसर आ गया, ठीक है। हमने आज nth डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चंस करे, कुछ थ्योरम करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉची इंटीग्रल जो फॉर्मूला है, हमने जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था उसका प्रूफ देखेंगे, वो भी बहुत ईजी है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। उन लास्ट में कुछ थ्योरम्स बची हैं, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स वो बची हैं, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। इनको अच्छे से देखना, पुराने क्वेश्चंस को भी एक बार रिपीट करना और खुद भी करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से सवाल ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएंगे और आप कर भी पाएंगे जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।